जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शहाब शाह अर्ज़ कर रहा हूँ कार्स रॉकयार्ड से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई 660 सीसी हमारी मेहरान जो है उसके ऊपर काम रवा दवा है। काम थोड़ा सा स्लो है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि हम साथ साथ कुछ रीपेंट का काम चल रहा था जो कि आज कंप्लीट हुआ है वर्कशॉप पे। इसके अलावा कुछ आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम साथ साथ काम करें। जो हमारी कन्वर्जन्स हैं डेली बेसिस पर हम एक प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। कहीं पर हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम 2 भी प्रोजेक्ट जो हैं कंप्लीट करें और डिलीवर करें। इसके साथ साथ मेहरान और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पारो का हमारा प्रोजेक्ट था तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं थोड़ा सा स्लो काम करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि आज जैसे कि थर्सडे का दिन है तो पिछले 2-3 दिन काम होता रहा इसके ऊपर। तो आज मैंने सोचा ये है कि उसको सम अप करते हैं इंशाल्लाह और आप लोगों से शेयर करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें जो कुछ हुआ है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इसके अलावा गाड़ी की जो डंपिंग शीट है वो मैंने ऑर्डर करवाई थी जो कि वो आ चुकी है। इसके अलावा गाड़ी में हमने जितने जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जितने डोर्स वगैरह, डिग्गी, बोनट, ये सारा कुछ इसमें से उतार दिया था। अब प्लान कुछ यूँ है कि हमने इसके लिए 4 दरवाजे ढूंढने हैं। कोशिश मेरी ये है कि जापानी हो, जैपनीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बोनट है तो बोनट हम नया भी लगा सकते हैं। और एक और प्लान ये है कि इसको अगर हम दरमियान में से इसमें हम ग्लास जो है वो लगा लें जिसमें हमें इंजन पे जो है वो नज़र आता रहे, तो हम इसी बोनट को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो कस्टमाइजेशन होती है सदर में और आगे पीछे, तो वो हम बोनट उनके पास भिजवा देंगे और उसमें हमें वो ग्लास लगा के दे देंगे। फिर बाकी पेंट शेंट का जो काम होगा वो हम वापस यहीं पर अपनी वर्कशॉप पे करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि मैं कोशिश ये करूँ कि हमें पिछला जो स्पॉइलर है जैसे कि पारो का हमने लगाया था तो इसको भी जो जैपनीज़ स्पॉइलर है वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि यार वो भी हम अगर इसमें लगा सकते हैं तो वो लगा लें। और सीटें मैंने आपको बताया था, फ्रंट की दोनों सीटें तो हो गई थी। पिछली जो 2 सीटें थी वो भी हमने आल्टो की ही इसमें इंस्टॉल की हैं। पिछली सीटें भाई मैंने आपको कल दिखा नहीं सका मैं। इसकी फ़िटिंग जो है ये आल्टो VXR की सीटें हमारे पास एक पुरानी पड़ी हुई थी तो उसके हिसाब से हमने सेटिंग की है। खैर हम इसको फिर दोबारा से इसकी कोशिश करेंगे इन सीटों के साथ, ठीक है। मेरे पास ये 2 फ्रंट की जैपनीज सीटें थी। पिछली सीटें हमने VXR की इसको लगा दी हैं। इसकी सारी सेटिंग फ्रंट पे हमारे पास देखें लेग स्पेस अच्छा खासा है और इजीली 6 फुट का बंदा पीछे बैठ सकता है, ठीक हो गया। और हमारे पास पीछे भी जो है वो जो केबन है वो अच्छा खासा है। इसमें हम जो बूट स्पेस है हमारे पास वो काफ़ी है और वो बेहतरीन बैठी हैं, अच्छी बैठी हैं। इसके अलावा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक, आज जो जिस व्लॉग है जिस टॉपिक के ऊपर है वो ये है कि हमने जो 660 सीसी इंजन कन्वर्जन था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन हमने इंजन इसमें से पुराना उतार दिया था। ये जो गाड़ी है मेन वाली बीच वाली, ठीक है। अभी ये खोलेंगे, इंजन तो खुल गया, ये खोलेंगे, इसकी हमने सेटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू जो न्यू हमारा 660 सीसी इंजन होगा उसके हिसाब से। नया इंजन हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल इस तरह से कि वो हमने रखा और उसके अलावा हमने इसके माउंट्स बनाए। जो पिछला माउंट है पिछला वो अपनी बिल्कुल जेन्युइन जगह पे आ जाता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो गियर साइड का है और उसके अलावा फ्रंट साइड का या टाइमिंग साइड का, टाइमिंग साइड में इसमें अल्ट्रेशन आ सकती है। तो मेहरान का फ्रंट का जो माउंट है वो हम इसी 660 सीसी इंजन के ऊपर हम उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो वो होता ये है कि
वो प्रॉपरली उसमें जनाब अली अपनी जगह पर वो बैठ जाता है। हमने यही किया है कि उसका जो गियर वाला माउंट और जो फ्रंट वाला माउंट है वो दोनों हमने इसको कस्टमाइज़ करके और बिल्कुल बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ हम उसको लेके आए हैं। एक माउंट हो गया हमारा, दूसरा माउंट जो है उसकी फिटिंग्स जो है वो चल रही हैं इंशाल्लाह, उसको सेट करते हैं। और ये दोनों अपने अपने पिछला भी अपनी फाउंडेशन पे अपनी जगह पर जिस तरह मेहरान का होता है यहाँ पर और इधर भी तीनों अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो इंजन है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है वो आज का जो व्लॉग है वो जिस टॉपिक के ऊपर है कि यार ये जो 660 सीसी का इंजन मैंने सेलेक्ट किया है K6A 4th जनरेशन, तो मार्केट में लोग R06 भी लगा रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपने क्यों ये लगाया? हालांकि लोग कहते हैं वो R06 जो है वो अपग्रेडेड इंजन है, मॉडर्न इंजन है, तो आप ये क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहली बात ये है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक पूरा डीप डिटेल्ड व्लॉग बनाया था कि यार K6A और R06 जो 4th जनरेशन इंजन है K6A का और R06 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें मैंने आप लोगों से कंप्लीट मेरी YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, कंप्लीट जो डिटेल्ड अंदर का सारा सेटअप है असम्बली के अंदर का, ठीक है, जो उसके कैम है, उसके शाफ्ट हैं, इसके पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स हो गए, ठीक है, जितना सिलेंडर्स हैं तीनों उनके ऊपर मैंने बात की थी। K6A का सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा है और R06 का सिलेंडर उन्होंने छोटा और पिस्टन छोटा किया हुआ है, जिसकी वजह से एक जो है वो गाड़ी का हॉर्स पावर कम हुआ है। R06 में हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर कम है K6A से, ठीक है, K6A हॉर्स पावर में ज़्यादा है और उसी तरह सिमिलरली टॉर्क जो है वो भी इम्प्रूव्ड है K6A का। हालांकि R06 जो है वो मॉडर्न इंजन है, लेकिन चूँकि कंपनी की तरफ से है वो पूरी असम्बली जो है वो K6A की ही है, उसमें कोई एडिशनल कोई वो हमने कैम नहीं नज़र आ रहा, कैम भी दोनों ट्विन कैम हैं बेसिकली। सिर्फ ये किया गया है कि गाड़ी की जो बॉडी है वो बहुत लाइट वेट कर दी गई थी, नई अल्टो जो आ रही है, ठीक है, वो लाइट वेट कर दी गई थी, पिस्टन छोटे कर दिए गए हैं और इस वजह से गाड़ी की जो एवरेज है वो इम्प्रूव की गई है, ठीक है। लेकिन एज सच कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिस पे मैं कह सकूं कि यार वो बहुत ही मॉडर्न इंजन है। जैसे कि K6A 3rd जनरेशन या K6A 4th जनरेशन की कंपैरिजन किया जाए ना, तो वो सिंगल कैम इंजन और ट्विन कैम इंजन, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है मॉडर्निज़म में। तो एज सच कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारी मैकेनिज़्म K6A और R06 की सेम है, आप इस पे ना जाएँ। हॉर्स पावर कम होने की वजह से बहुत सारी शिकायत मिलती हैं कि भाई गाड़ी हीटअप हो रही है R06 में। मैंने 6-7 महीने पहले वीडियो मैंने बनाई थी जिसकी इसके ऊपर शिकायत मिलना शुरू हुई हैं। लोगों ने क्या किया है, मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, वो आपको बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो आपको इंजन फिट करके दे देते हैं और कोई उसमें उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं की होती, ना कोई आफ्टर जो वो उसका फ्यूचर देख रहे होते हैं 6-7 महीने, 8 महीने या साल बाद। वैल्यू एड अप करना एक अलग चीज़ है कि आप जब गाड़ी बनाते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि वो 2-3 साल 4 साल बाद अगर वो मार्केट में सेल होने भी आए तो वो अपने पैसे जो है वो रिकवर कर सके, इतनी अच्छी और इतनी बेहतर तरीके से वो गाड़ी बनाई गई हो। तो मैं इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी बंदा मुँह उठा के पैसों के लिए कोई भी इंजन डाल देता है और वो आपको कहता है यार जो है ना डालो इसको, तो आप उन लोगों की बातों में ना आया करें। जहाँ तक एवरेज की बात है, देखें, अगर आप नई चीज़ लगा रहे हैं, क्लेम ये करें कि यार ये मॉडर्न चीज़ है, तो उसकी फिर कोई जो पुरानी जो चीज़ होती है उससे बेहतर फिर परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए ना। K6A और R06 मैनुअल वो लोग भी यही क्लेम कर रहे हैं कि भाई गाड़ी जो है ना 22 की एवरेज दे रही है, मैं भी यही क्लेम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एवरेजेस मिल भी इतनी रही हैं, तकरीबन 22-23 मेहरान में, इवन के 25 तक ऑटोमेटिक में लोगों को मिल रही है। और अभी जो मैं अपनी मेहरान कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको लोगों को ये क्लेम किया कि मैं 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन में 25 की एवरेज इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और ये ले के दिखाऊँगा। तो अगर एवरेज भी सेम है, परफॉर्मेंस K6A की ज़्यादा अच्छी है, हॉर्स पावर ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आया? पैसों में भी जो है ना
R06 महंगा है, K6 एक कम है रेट में भी, फिर उस तरह से पार्ट्स भी जो हैं K6 से के ज़्यादा अच्छे रेट में वाफिर मिकदार में हैं। फिर सबसे मेन बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर R06 में बाईपास कर रहे हैं की मोबिलाइज़र को। कंप्यूटर में जो है वो फाइल्स डाल के उसको जो है ना हद तक होता है कि वो करप्ट हो सकता है किसी भी वक्त। कोई उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो हो सकता है एक दिन में करप्ट हो जाए, हो सकता है 1 साल में हो जाए, हो सकता है 5 साल में हो जाए, लेकिन उसने करप्ट होना है। तो रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि आपने R06 डाला और आप चले गए यहाँ से नारान या यहाँ से चले गए आप स्कर्दू उसके ऊपर, और वहाँ पर गाड़ी जो है ना कंप्यूटर क्रैश कर गया। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आप जिधर भी होंगे मैं आ जाऊँगा, वैसे ही क्लेम्स हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा चलें, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हुए तो चलें आप कंप्यूटर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे होंगे जहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो गाड़ी से पूरा काम लेती है। वो उनकी कोशिश ये होती है कि जब गाड़ी बने तो वो स्कर्दू तक जाए, वो यहाँ से कराची तक जाए, वो सिंध का एरिया क्रॉस करे। तो ये 100 मामलात होते हैं। तो अगर गाड़ी के ऊपर आपकी मेंटली रिलायबिलिटी नहीं होती, अगर आपने एक इंजन डाला है, आपको ये ख़तरा होगा कि कभी भी उसका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। तो अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से कराची जा रहे हैं और सिंध के इलाके में कहीं पर आपको गाड़ी रुकती है आपकी, तो भी जो है ना मुश्किलात होंगी आपके लिए। और अगर इसके अलावा आप जनाब अली नॉर्दर्न की साइड जा रहे हैं और आपको कहीं पे गाड़ी रुकती है तो भी आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। आप अपनी रिलायबिलिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें गाड़ी के लिए, ठीक है। बहुत सारे भाई मुझे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मेन चीज़ रिलायबिलिटी है। इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के ऊपर अभी फ़िलहाल मेरी रिलायबिलिटी नहीं है। हम जो भी चीज़ लेके आते हैं मार्केट में, हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम अच्छी से अच्छी चीज़, बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और मेन जो बात होती है उसमें वो रिलायबिलिटी की होती है। अगर रिलायबिलिटी 100% नहीं होगी तो ना मेंटल पीस नहीं होगा, और जब मेंटल पीस नहीं होगा तो आपकी गाड़ी बनाने का कोई भी मकसद नहीं बनता। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आज की ये 9-10 मिनट की वीडियो में कंपाइल की हैं सारा कुछ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।